आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास शो विमेंस आवर में। मैं हूं आपकी होस्ट माहिरा गौहर। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, इल्म, लीडरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैदान में एक नई पहचान कायम की। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हलीमा सादिया की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर एजुकेशनिस्ट, लीडरशिप मेंटर, ऑथर, ट्रेनर और ग्लोबल चेंज मेकर है। बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका सफर आज दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। दिल्ली से लेकर यूएई और मालदीव तक उन्होंने बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेतृत्व किया। 30 से ज़्यादा सालों तक एजुकेशन के फील्ड में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं और हज़ारों टीचर्स और स्टूडेंट्स और लीडर्स की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला रही हैं। आज एडुफॉर्म ट्रेनिंग सर्विस यूएई के जरिए वो एजुकेशन और लीडरशिप और संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर में काम भी कर रही है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा का। मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, बिहार से शुरू हुआ सफ़र और गांव के अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना और आपका सफ़र जो एक बेहद इंस्पिरेशनल रहा है। सबसे पहले तो अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताइए और इस सफ़र में वो कौन सा ऐसा मोड़ आया जिसने आपकी ज़िंदगी को एक दिशा दी और आपको यहाँ से लगा कि नहीं, समाज के लिए भी कुछ करना है और यहाँ से आपकी सोच बदल गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे यहाँ दावत दी है आने की। जी, मुझे लगता है कि बचपन से ही मेरे अंदर एक खास बात जो थी वो ये कि मैं बहुत ही तुंदही के साथ, बहुत ही जोश जज्बे के साथ किसी भी काम में लगती थी तो भी लगी ही रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा सब लोगों से अलग हूँ, क्योंकि जिस उम्र में लड़कियां बहुत ही ज्यादा कपड़े, जेवरात, फैशन, मेकअप, इन सब की बातें करती थी, तो मुझे उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मैं कोशिश ये करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना और ख़ास तौर से उस तरह की किताबें पढ़ना जिसमें बड़े लोगों का जिक्र होता है, अकाबरीन का जिक्र होता है। तो मुझे वो किताबें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और मैं उनके बारे में जान करके ये सोचती थी कि जब ये इतने बड़े बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। लिहाजा फिर मैंने जो भी मौका मिला मुझे पढ़ाई करने का, पहले तो इब्तदाई तालीम मेरी मदरसे में हुई, तो वहाँ भी हमने जो भी हमारे सिलेबस में किताबें थी, कोर्सेज थे, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी उसमें बहुत ही जाफिशानी के साथ हिस्सा लेती थी, बहुत ही दिल लगा के करती थी। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि ये सिटी तो एक बहुत ही सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और ये सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपके एवरेज होने को या बिलो एवरेज होने को एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, तभी आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। शुरुआती आपके एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुए, फिर आगे आगे कैसे कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है कि बहुत ही इब्तदाई तालीम तो मेरे होम टाउन में हुई थी, दरभंगा में हुई थी जी। और वो आई थिंक क्लास 1, 2, 3 वगैरह की तालीम थी। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो एक वक्त आया था जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और उस वक्त काफ़ी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब हुआ था। तो उस वक्त मेरे वालिद के भी मकान पे हमला हुआ और लोगों ने पेल्टिंग की, स्टोन पेल्टिंग की, तो जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। और अब ये मसला खड़ा हुआ कि वो जगह छोड़ के वो गांव चले गए, जो हमारा गांव हरपुर काजी टोला है। तो अब ये मसला हुआ कि हमारी एजुकेशन का क्या होगा। उस वक्त चूंकि हालात ऐसे थे कि हमारे गाँव में तालीम का कोई सिलसिला नहीं था और शहर में हालात ख़राब थे, तो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम उठाया, एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए कोई भी साथ उनका देने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में ये रिवाज ही नहीं था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजा जाए। लेकिन उन्होंने हमें आजमगढ़ में हमारी तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए आजमगढ़ में एक मदरसे में हमारा एडमिशन कराया, जहां मैंने आलिमियत की तालीम हासिल की और उसके बाद फिर फजीलत के लिए रामपुर यूपी में हमारा दाखिला कराया। तो इस तरह जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो एक मदरसे से ही शुरुआत हुई और फजीलत के बाद फिर चूंकि हमारे यहाँ एक ये भी रिवाज था कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी, तो बहरहाल मेरी भी शादी फ़ौरन फजीलत करने के बाद हुई और मैं अपने शौहर के साथ दिल्ली आ गई। और फिर दिल्ली के बाद मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई, एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक नया चैलेंज शुरू हुआ और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मैम, यहाँ पे एक कोट मेंशन करना चाहूँगी, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स, ऐसा आपका मानना है। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि डिग्री ज़्यादा मतलब अहम है या फिर स्किल? देखिए, ये तो बात मैंने बहुत पहले समझ ली थी कि डिग्री की उतनी खास अहमियत नहीं है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अपना एक वाकया बताऊं, क्योंकि मैं शुरू से जिद्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे वालिद साहब मेरी इस जिद पने से थोड़ा परेशान भी रहते थे। एक बार क्या हुआ कि जब मैं
आलमियत के फाइनल का एग्जाम दे रही थी, जो कि बोर्ड एग्जाम होता है और जो 10th के इक्विवेलेंट होता है, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है वैसे उसका इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने पूरी रात बैठ के तैयारी की थी, क्योंकि पढ़ने में तो मैं बहुत ज़्यादा दिल लगाती थी। तो पूरी रात मैंने बैठ के तैयारी की और सुबह सुबह जब मैं एग्ज़ाम रूम में गई तो वहाँ हमारी एग्जामिनर आई, उन्होंने पेपर वगैरह तकसीम किया। अब चूंकि मैं पूरी रात जगी थी और मैं फ्रेश नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या मैं बाथरूम जाऊं फ्रेश होने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि कोई भी नहीं जाएगा। मतलब कि कुछ टाइम बताया उन्होंने, 1 घंटे से पहले या आधे घंटे से पहले, जो भी बताया हो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कोई नहीं जाएगा। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि जो मेरा रूम था एग्जामिनेशन का वो बिल्कुल वॉशरूम के बगल में था, और फिर भी आपको जाने से रोक दिया? जाने से तो रोक ही दिया, लेकिन जो कोई जा रहा है मैं उसको देख भी पा रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ, एक लड़की गई, दूसरी लड़की गई, क्योंकि हमारा वो गर्ल्स स्कूल था। तीसरी लड़की गई, चौथी लड़की गई। तो मैंने कहा मैम से कि ये सारी लड़कियां तो जा रही हैं, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो फॉलो नहीं कर रही हैं प्रिंसिपल के ऑर्डर को, तो वो टीचर्स जाने, मैं तो प्रिंसिपल के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक जो जहन होता है, स्टबर्न नेचर की जो इंसान हो, वो तो कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसी टाइम ये तहैया कर लिया, मैं पेपर नहीं लिखूंगी एज ए प्रोटेस्ट, और मैंने वो पेपर नहीं लिखा। मैं बैठी रही, हाफ एन आवर पूरा हुआ, मैंने पेपर दिया। मैंने कहा अब तो मैं जा सकती हूँ ना? तो कहने लगे कि हाँ, अब आधे घंटे के बाद तो वॉशरूम जा सकते हैं। मैंने कहा वॉशरूम नहीं जा रही हूँ, मैं पेपर दे के जा रही हूँ, आप ये पेपर पकड़िए। मैं चली। उसके बाद तमाम टाइम मैं सोचती रही, मैंने पेपर हैंडओवर कर दिया, लिखा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत शुरू में ही लिखा था वॉशरूम जाने से पहले। तो उसके बाद बस वही था और बाकी दे दिया। अब मैं सोचती रही कि मैं अपने पेरेंट्स को जवाब क्या दूंगी जब मेरे वालिद पूछेंगे, अगर तो उसमें नंबर नहीं आएंगे मुझे उस पेपर में, तो मैं यही कहती रही। मैं उनसे कहूंगी अब्बू अभी तो कहते हैं कि बेटा डिग्री से क्या होता है, सलाहियत होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और मेरी काबिलियत तो आप जानते ही हैं, मैंने तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है। ऐसे अपने को कन्विंस करती रही और बहरहाल वो पेपर नहीं दिया मैंने। बाद में जब रिजल्ट आया तो मालूम ये हुआ कि उस पेपर को छोड़ के भी मेरे मार्क्स टॉपर में थे, यानी मैं सबसे टॉप में थी उस एक सब्जेक्ट के मार्क्स को छोड़ के। और प्रिंसिपल को ज्यादा चिंता थी मेरी, अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। फिर प्रिंसिपल ने मेरे अब्बू से बात की और फिर बहर दोबारा एग्जाम दिलाया गया और मुझे इस तरह से उसमें पास किया गया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि स्टोरी मैं तो शुरू से ये मानती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। डिग्री क्या चीज है? डिग्री की एक हद तक जरूरत है, लेकिन उसी को मेयार समझ लेना या उसी को सब कुछ समझ लेना ये गलत है। स्किल को लेकर इतनी खूबसूरत कहानी आपने सुनाई है। आज सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है। आजकल के जो बच्चे हैं और यूथ है खासकर, इनके लिए सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक एजुकेटर के तौर पर भी काम करती हैं, लोगों को एजुकेट करती हैं, एज ए लीडरशिप के तौर पर भी लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देती रहती हैं। तो यूथ और बच्चों के लिए और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे खास कर जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इस वक्त पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है? सबसे पहले तो मैं अपने जो नौजवान हैं जिनको जेंजी के नाम से बहुत याद किया जा रहा है और काफी उनकी चर्चा आजकल ये चर्चा कुछ ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूंगी, स्किल तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये कहूंगी कि टेक योर लाइफ सीरियसली, ठीक है ना? जिंदगी को संजीदगी से लेना है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, वो बार बार नहीं मिलेगी। आप इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे भी चलता है वैसे भी चलता है। एक तो ये है कि जिंदगी को संजीदगी से लेना और ये समझना कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, क्या करके जाना है। उसके बाद जहाँ तक स्किल की बात है, तो स्किल डेवलपमेंट में जो मैंने देखा है आजकल जिस पे फोकस नहीं होता है और जिसकी जरूरत काफी है, वो है डिसीजन मेकिंग। यानी एक मामूली चीज में भी लोग जो है ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं ये लूं या ये लूं, ये पहनूं या ये पहनूं, ये खाऊं या ये खाऊं। तो एक डिसीजन मेकिंग की सलाहियत को जानबूझ करके मतलब इनकलकेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि खुद ब खुद इंसान सीख लेता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक इंसान को जो बेसिक नीड्स है उसकी, जैसे कि 2 टाइम खाना खाना है या कपड़े धोना है, आयरन करना है, शावर लेना है, खुद की अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है, इन सब चीज़ों का उन्हें हुनर आना चाहिए। अब वो ज़माना गया कि आप सोचते थे कि अरे घर में तो हेल्पर्स हैं, सब हमारा कर ही देंगे, माँ कर देगी, बहन कर देगी। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना ज़रूरी है। अब देखिए ना, कितनी हैरानी की बात होती है कि एक जो मामूली सा बल्ब चेंज करना होता है घर में, वो तक भी नहीं लोगों को आता है, हालांकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हुई। और जो मामूली सा ऑमलेट बनाना है या फिर ये कि चाय बनानी है या चावल उबालना है या इस तरह के काम है, तो वो भी नहीं आता है। तो जो बेसिक नीड्स हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कपड़े वॉश करना है, हमारा तो एक
प्ले स्कूल है वहाँ ओखला में, जी। उसमें भी मैं बच्चों को एक दिन सिखाती हूँ हाउ टू वॉश योर क्लोथ्स। अब मैं कहती हूँ अपने गंदे कपड़े लाओ, सर्फ लेके आओ, स्कूल में हम बैठेंगे, फिर उनको बताते हैं कैसे सोक करना है, कैसे रब करना है, कैसे वॉश करना है, कैसे हैंग करना है, कैसे रिंस करना है, कैसे फोल्ड करके रखना है। तो ये बेसिक नीड्स जो होती है इंसान की अपनी, जी। उसके स्किल को डेवलप करना, उसे कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग स्किल्स, उसको डेवलप करना जरूरी है। तो मैंने एक बताया डिसीजन मेकिंग, एक पर्सनल ग्रूमिंग स्किल्स, और उसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। हम अगर बिल्कुल सेम दिशा में चल रहे हैं जैसे हर कोई चल रहा है, हम कुछ नया नहीं सोच रहे हैं, कुछ नया नहीं ला रहे हैं, तो देखिए आज का दौर ऐसा दौर है कि जिसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि आइडियाज़ के बेसिस पे, क्रिएटिविटी के बेसिस पे कामयाबी मिलेगी। तो आप जितने आइडिया जनरेशन में माहिर हैं, जितने आप क्रिएटिव हैं, उतने ही ज़्यादा आपको तरक्की के आपके रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। मैम, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप अलग अलग कंट्रीज़ घूमती रहती हैं। आपने भारत, यूएई, मालदीव जैसे अलग अलग देशों में एजुकेशन के फील्ड में काम किया है। इन देशों की अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर सबसे बड़ा फ़र्क देखा जाए तो आप क्या महसूस करती हैं, और कहाँ पर आपको लगता है कि भारत इनसे ज़्यादा बेहतर है, और कहाँ पर ऐसा लगता है कि भारत इस पॉइंट पर पीछे छूट गया है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है जी। जी। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में और हिंदुस्तान में, चूंकि मैंने यूएई में, मालदीव्स में और सिंगापुर में बहुत ही क्लोजली एजुकेशन सिस्टम को देखा है, तो मैं जो फ़र्क महसूस करती हूँ वो ये है कि हमारी जो तालीम की जो व्यवस्था है वो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। हम अभी भी बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने पे जोर देते हैं। जैसे आपने अभी जब मैंने स्किल की बात की तो आपने उसमें जो पॉइंट आउट किया कि मैं बच्चों को ये भी सिखाती हूँ कि डेली के जो आपकी ज़रूरत होते हैं जी, उसमें भी आपको स्किलफुल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जो दूसरी कंट्रीज की जो एजुकेशन है उसे रियल लाइफ से जोड़ करके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सब पे जोर दिया जाता है। और जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट नहीं होते कि थर्माकोल से मॉडल बना करके ले आए या फिर कुछ कार्डबोर्ड से कुछ बना के ले आए, बल्कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो उनके अपने इर्द गिर्द के माहौल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर मान लिया कि हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उन्हें ये दिया जाएगा कि फिर वो हर दिन के पोल्यूशन का जो मेजरमेंट है उसको माप करके फिर ये देखें कि रीजंस क्या है उनके इलाके में, क्यों ऐसा है, टेम्परेचर किस दिन कितना था और ग्रेजुअली टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनके रियल लाइफ में उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनकी इम्प्रूव करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में कैसे काम आ सकता है। डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए हर एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो जो हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर मेहनत करने की आदत है। वो एक जगह पे बैठ करके कई घंटे पढ़ सकते हैं और उनसे मेहनत जितना करा लें, जितना भी उनसे कोई चीज़ें रटवानी हो, याद करानी हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिखवानी हो, तो वो सब बच्चे बहुत मेहनत के आदी होते हैं। इसी मेहनत की वजह से जब ये मेहनत मिल जाती है उस एजुकेशन सिस्टम से जिसमें कि उनकी पेडागॉजी रियल लाइफ से मुतालिक होती है, उनकी पेडागॉजी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है या उनकी पेडागॉजी एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग होती है, तो जब ये मेहनत और वो पेडागॉजी मिल जाती है तो आप देखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, और वो ख़ासतौर से जो बाहर जाते हैं तो वो और ज़्यादा चमक जाते हैं, निखर जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत और जो दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं, एजुकेशनल स्ट्रैटेजी, वो जब मिल जाती हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ही रिगरस मॉनिटरिंग होती है दूसरे कंट्रीज़ में। वो किसी भी चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ उतनी रिगरस नहीं होती है इंस्पेक्शन वगैरह, जिसकी बिना पे क्या होता है कि ऑन पेपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसे अमली जिंदगी में, ऑन ग्राउंड में लाने के लिए कभी देखा जाता है कि काफी खला है उसमें, काफी उसमें गैप नजर आता है। ये हमारे भारत में हर फील्ड में ये प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट के पेपर्स पे चीजें हैं और जो स्कीम्स जमीन पर है, दोनों में काफी आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ जब मैं दुबई गई थी तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 19 ईयर्स तक काम कर चुकी थी, तब मैं दुबई गई थी जी। तो मैंने 19 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार देखा था ऑफिशियल्स को आते हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो इंस्पेक्शन के टाइम पे आए और जिन्होंने एफिलिएशन का जब काम हुआ था उस वक्त। लेकिन जब मैं दुबई गई तो मैं इसी बात से हैरान रहती थी, एज ए प्रिंसिपल एवरी डे, लाइक कभी म्यूनसिपलिटी वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आ रहे हैं, कभी सिविल डिफेंस से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई आते ही रहते थे वहाँ और चेक करते रहते थे। और उन्हें परफेक्ट चाहिए, जो लिखा हुआ है बाय लॉज में
उसके कंप्लायंस पे इतना ज़्यादा फोकस होता था कि वो तो ऐसे हमारे दीवार को यूं ऐसे टच करके भी देखते थे कि धूल तो नहीं है उसके ऊपर, यानी इस हद तक सफाई चाहिए होती थी। और इसके साथ तो फिर हम भी अलर्ट होते थे, हमें मालूम है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आके चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कमी हुई तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं अंडरग्राउंड चल जाएगा, चाय पानी पिला देंगे चल जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको करना ही करना है, वरना वो बहुत ही हेवी फाइन इम्पोज करके जाते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम वो जरूर थोड़ा सी रियायत कर देते हैं, जैसे अगर उनसे हम कहते हैं कि इस बार थोड़ी चूक हो गई है, आइंदा हम लोग ख्याल रखेंगे, तो फिर वो एक वार्निंग लिख करके साइन करके चले जाते हैं कि ठीक है आइंदा आपको जो जो कमियां हैं उसको आपको बेहतर बनाना है और उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉइंट्स आपने मेंशन किए मैम। मैम, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भी लगातार काम कर रही हैं। आम लोगों को, खासकर अगर औरतों और फिर यूथ को अगर आप कहना चाहें तो आप क्या छोटा सा कदम उठाने की सलाह देंगी जिससे इस मिशन में वो आपका हिस्सा बन सके? और ये मिशन है क्या, अगर आम लोग समझना चाहें इस वक्त जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, तो इसे किस तरह से समझे, क्योंकि आपका इस पर काफ़ी काम है, आप किसके काफ़ी वर्क हैं इसको लेकर? जी देखिए, ये तो बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही संजीदा सवाल है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर के मैं और ज्यादा संजीदा हो गई कब, जब 2021 में मेरे घर एक बहुत ही नन्ही परी आई। मेरे बेटे के यहाँ एक छोटी सी बेटी पैदा हुई जी। और जब मैंने उसको पहली बार गोद में लिया और मैंने खिड़की के बाहर देखा, जिस नर्सिंग होम में वो पैदा हुई थी, तो वहाँ पे मैंने खिड़की के बाहर देखा कि आसमान ग्रे कलर का था। आपको मालूम है ना कि दिल्ली एनसीआर में आसमान ग्रे कलर का होता है, वो ब्लू नहीं होता है जैसा कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्काई इज ब्लू। तो फिर फौरन ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। एक बात और भी बता दूं कि आज का सूरत हाल फिर भी बेहतर हो गई है। उस वक्त मैं 2021 की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त थोड़ा ज्यादा ही पोल्यूशन का जोर था और वो भी जून का महीना था। तो आपको मालूम है ये जो महीने होते हैं उस महीने में ज्यादा ही होता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस छोटी सी नन्ही जान के लिए क्या कर रही हूँ, क्या मैं इसी पोल्यूशन का मैं भी एक हिस्सा बन जाऊं, इसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक हिस्सा बन जाऊं, या उसको डे टू डे लाइफ में शामिल कर लूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में, अपना कंट्रीब्यूशन कम से कम देना चाहिए। तो फिर मैं सस्टेनेबिलिटी को सबसे पहले तो उसके क्या क्या सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट्स हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाई, उस पर मैंने रिसर्च शुरू किया और उसके ऊपर मैंने बहुत मुताला किया। उसके बाद फिर मैंने साइड बाय साइड, जब मैं प्रिंसिपलशिप कर ही रही थी, मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे तय किए जिसमें कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है या डे टू डे सस्टेनेबिलिटी एक्ट्स हैं, इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने शुरू किए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी फील्ड है और इस फील्ड में लोग कम हैं, क्योंकि इस फील्ड में उतना पैसा नहीं है जितना कि लोग चाहते हैं कि दूसरा कोई काम करेंगे या दूसरा बिजनेस करेंगे मुझे तो वो बहुत पैसे कमा लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मुझे फुल फ्लेज इस मैदान में आने की जरूरत है। तो 2023 में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। 30 इयर्स मेरे पूरे हो गए थे एज ए प्रिंसिपलशिप। मैंने कहा 30 इयर्स मैंने जॉब कर लिया, इनफ, नाउ लेट मी स्टार्ट माई ओन वर्क, ताकि मेरे पास फ्रीडम रहे और मैं जिस तरह से चाहती हूँ सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना वैसे कर सकूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड कराई और उसके अंडर में मैंने छोटे बड़े बहुत सारे एक टीम तैयार की, जो कि ग्लोबल टीम है हमारी, जिसका है इको विजनरीज ग्लोबल ग्रुप नाम है। और उस ग्रुप के तहत टीम के साथ मिलकर के हमने बहुत सारे छोटे बड़े कोर्सेज डेवलप किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हर कोई भी कदम उठाए तो सबसे पहले ये पूछे अपने आप से कि मेरा ये कदम सस्टेनेबिलिटी के लिए फेवर में है या इसके खिलाफ जा रहा है। मैं जो भी काम करने जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ या कुछ पकाने जा रही हूँ या किसी से मिलने जा रही हूँ या कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ या मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो क्या मेरा यह कदम सस्टेनेबिलिटी के लिए साजगार है या फिर मैं उसके लिए उसको हार्म पहुँचाने के लिए कर रही हूँ, उसके खिलाफ कुछ कर रही हूँ। लोग आमतौर पर क्या सोचते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का नाम है, लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है जी। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे जानना चाहा ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं वो एजुकेट हो सके हर चीज को लेकर कि ये चीजें भी मौजूद हैं और इस तरह से भी हम सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं जी। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी में पीपल, प्लैनेट और पर्पस तीनों चीजें आती हैं। तो जितने लोग हैं यहाँ पे दुनिया में, उनकी भलाई भी सस्टेनेबिलिटी के अंडर में है कि वो कितने हेल्दी हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली। तो हर तरह से एक फिट रहना इंसान को ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि लोगों के मेंटल इश्यूज कितने हो रहे हैं, इमोशनल इश्यूज कितने हो रहे हैं
और इसके ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सुसाइडल केसेस इतने हैं, डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये सब एंटी सस्टेनेबिलिटी में शुमार किए जाएंगे, क्योंकि एक इंसान हेल्दी लाइफ नहीं लीड कर रहा है। इसी तरह से बच्चों को देखें आप, बच्चे कितने आइसोलेशन में हैं। आप हमेशा देखेंगे बच्चों को, वो चाहेंगे रूम बंद करके अकेले ही रहें। तो ये क्या है, सोशल जो एक हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ, जिसमें एक इंसान इन लोगों के साथ मिल करके रहना चाहता है, वो नहीं, वो डिस्टर्ब होती है इससे। तो हमें प्लैनेट का ख्याल करना, लोगों का ख्याल करना और साथ में एक पर्पसफुल लाइफ जीना, ये सब चीजें सस्टेनेबिलिटी के अंडर में आती हैं। और यूएन ने तो ऑलरेडी 17 गोल्स दे दिए हैं, जिसके लिए हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना। मैम, एक सुरक्षित और सफल करियर आपका चल रहा था, से छोड़ के जो आपने स्टार्ट किया एडुफार्म ट्रेनिंग सर्विस की जो शुरुआत की है, इसका मकसद क्या है? और आने वाले 5 साल में, जैसे हालांकि आपने अभी मेंशन किया है, लेकिन आने वाले 5 साल में आप इसे कहाँ देखना चाहते हैं? आपने जब जिक्र किया कि मैंने अपना स्टार्ट करना चाहा, ताकि इसमें जिस तरह से काम कर सके वो मेरा मन हो और इसमें जितना हम एक्सप्लोर करना चाहे वो कर ले। तो 5 साल में आप इसे कहाँ देखना चाहते हैं? इसको लेके आगे आपका मकसद क्या है? किस तरह से काम करेगा ये आपका? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी 2 साल हुए हैं और हमने इस दरमियान 60,000 लोगों को एजुकेट किया सस्टेनेबिलिटी के बारे में। एंड प्लस हमने 93 समिट्स कंडक्ट किए हैं, ऑनलाइन वर्चुअल समिट्स, और हमने फिजिकल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो 8 कंडक्ट किए हैं, सिंगापुर में, मलेशिया में, और दुबई में, इंडिया में। और हमारा जो 9th है वो होने वाला है अभी अगस्त में, ग्रीन इंडिया ग्रैंड इंडिया के नाम से, जो 30 आवर्स का कंटिन्यूअस लाइव प्रोग्राम है, जिसमें मोर देन 100 स्पीकर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड मोर देन 3000 पार्टिसिपेंट रहेंगे जो कि बेनिफिशियरी रहेंगे। तो ये हमारा 9th है और 10th हमारा श्रीनगर में इंशाल्लाह होने वाला है। तो इसके अलावा हमने 4 कोर्सेज डेवलप किए हैं हमारी टीम ने, और वो 4 कोर्सेज अभी बाकायदा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है और जो पर्टिकुलर है, लोग जिसको बहुत पसंद कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। उसमें 30 डेज के अंदर आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, कैसे आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं। तो हम 5 साल के बाद ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो मिशन है, सस्टेनेबिलिटी मिशन, ये न सिर्फ ये कि अभी 5 कंट्रीज़ में है, न सिर्फ ये कि 5 कंट्रीज़ में होगा, बल्कि ये आने वाले 5 सालों में कम से कम 25 to 30 कंट्रीज़ तक पहुंचेगा, क्योंकि हम अपने इस मिशन को डिफरेंट कंट्रीज़ तक लेकर के जाएंगे। और ग्लोबली हम इस मुहिम को, जो इको विजनरीज ग्लोबल ग्रुप है, इस मुहिम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी हमने 60,000 बेनिफिशरीज हमारे अंडर में है जी। ये इंशाल्लाह 60 मिलियंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं और हमारी टीम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लोग लगातार इसमें साथ दे रहे हैं। एक महिला लीडर के तौर पर भी आप काम कर रही हैं, एक महिला लीडर के तौर पर आपने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, और उन चुनौतियों ने आपको क्या सिखाया? ये एक ऐसा मौजू है कि जिसपे मैं बात करना नहीं चाहती हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपने मेल काउंटर्स की बात करें, उधर से भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि वो हमें कभी भी अपने इक्वल सलाहियत में नहीं समझते हैं। सेम पोस्ट पे अगर एक मर्द काम कर रहा हो, एक औरत काम कर रही हो, तो उनकी मर्जी ये होती है कि औरतों को कम सैलरी दें और मर्द को ज्यादा दें, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, या तो ये कि तारीख में इस तरह के वाकयात हुए हैं या तारीख ने ये दिखाया है, तो वो औरतों को, उनको लगता है कि औरतें थोड़ी कम सलाहियत वाली होती हैं। ये हालांकि उनकी गलत सोच है, ऐसा नहीं है। और अगर हम अपनी महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं भी उस सोच को ये धारण कर चुकी हैं कि हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें कम ही मिलेगा, हमें हमारे अंदर हम बराबरी का काम करें, लेकिन हम इसके लिए कम पे होंगे। बिल्कुल, और उनको ये लगता है, वो सोचते हैं कि हम कम हैं। अच्छा, ये मैं एक जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी खवातीन दूसरे ममालिक में बहुत अच्छे कर रही हैं। जिस सेक्शन को मैं लीड करती हूँ या जिस सेक्शन को मैं बिलोंग करती हूँ, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि जब भी खवातीन से बात की जाती है, सबसे पहले उनका ये जवाब होता है, मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, अरे घर में इतना तो काम होता है, करने से पहले ही हार मान लेना, वही पहले ही हार मान जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक खातून को सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, एक सोच बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो वो इस दायरे से बाहर निकलें कि हम सिर्फ दुनिया में आए हैं अपने घर को देखने के लिए, बच्चे और शौहर को देखने के लिए, बल्कि उनकी एक कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी औरतों ने बिल्कुल ही सोच रखा है कि ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे हमारे
इसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी और ना कोई हमसे पूछे ना सवाल जवाब करे। तो कम्युनिटी की जो जिम्मेदारी है अगर वो उसको समझना शुरू कर देंगी तो उनके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। उनके लिए घर का काम भी आसान होगा, जॉब भी आसान होगी और बच्चों की देखभाल भी आसान होगी, कम्युनिटी वर्क भी आसान होगा। मैम यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ कि वैसे कुछ लड़कियाँ जो कि छोटे शहरों से आती हैं और फिर संसाधन की कमी की वजह से पीछे छूट जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे आगे बढ़ा जाए, और कई बार फैमिलीज की बाउंड्रीज भी होती है, वो नहीं चाहते कि वो घर से निकल कर कहीं दूर जाइए जाए। तो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों को आप जो एक सलाह देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट्स, क्योंकि मैंने छोटे शहरों वाली लड़कियों को आते हुए ये देखा है कि वो चाहती हैं कि आते ही आते बहुत ही फेमस हो जाएं, बहुत ही मशहूर हो जाएं, बहुत ही अमीर हो जाएं, बहुत ही कामयाब हो जाएं। तो एक तो शॉर्टकट नहीं है, आपको स्लो स्लो धीरे धीरे कदम बाय कदम ही आगे बढ़ना है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर घर में बहुत बंदिशें हैं और बाहर निकलने की इजाजत नहीं है तो आजकल देखिए ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बहुत से बिजनेसेस आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत से कोर्सेज आप घर बैठे चला सकते हैं और बहुत कुछ आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर निकल रही है खातून वही कामयाब हो सकती हैं, या जो घर से 10 घंटे 12 घंटे बाहर रहती हैं वही कामयाब है। मतलब एक हौसला, एक जज्बा होना चाहिए, आप कहीं से कुछ भी बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो हौसला तो पहले रखिए अपने अंदर कि हमें कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, और फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते खुद ब खुद हमवार होंगे। जब घर वाले देखेंगे कि आप इतनी सीरियस हैं तो फिर वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर उनके आपके ऊपर उनका एतमाद और बढ़ जाएगा और वो आपको के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार दिल्ली से ईटीवी के लिए प्रोग्राम देने के लिए गई थी जी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले भी बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हैं और उन्होंने मुझे शुरू से ही छोड़ दिया कि जाओ। तो पहली बार जब मैं ईटीवी के प्रोग्राम के लिए हैदराबाद गई थी, मुझे याद है कि मैं मेरा भाई बीएड कर रहा था यहाँ जामिया से जी। मैं अपने भाई को लेकर के गई थी साथ में, उसकी कॉलेज छुड़वाया मैंने 2 दिन उसका, क्योंकि ये इजाजत नहीं थी कि मैं अकेले सफर करके जाऊं। लेकिन जब उसके बाद धीरे धीरे जब मैं वहां गई, प्रोग्राम किया, फिर वहां से आई, फिर धीरे धीरे करके जब मैं और भी दूसरे प्रोग्राम्स में गई, फिर खवातीन के साथ गई, जो खवातीन के ग्रुप में था उसमें हम गए, कारवा हमने किए, बहुत बड़े बड़े आई थिंक नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हमने कवर किए। तो इस तरह से घर वालों का एक एतमाद हमारे अंदर बना कि हम सफर कर सकते हैं, अपने को मैनेज कर सकते हैं, अपने सफर को मैनेज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने इसकी इजाजत दी कि हम अकेले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले नहीं सफर कर सकते हैं। तो ये एक एतमाद बहाल करने की जरूरत होती है। अब अगर कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनसे अगर हम पूछेंगे कि अच्छा आप ये बताइए कि आपकी फ्लाइट जो है वो क्या है, कौन सी फ्लाइट है, फ्लाइट का नंबर क्या है, तो कहेंगे हमें क्या पता, शौहर ने किया है हमारे। अच्छा पूछेंगे अच्छा ट्रेन का टिकट है तो बताइए कितने बजे की ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का नंबर क्या है, हमें क्या पता, वो मेरे बेटे ने किया है। जब आप इतना तक अपने को इग्नोरेंट रखती हैं तो क्या आपसे आपके घर वाले आपको आप खुद को इन्फॉर्म नहीं रख सकती तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो तमाम बातें आज साझा की है, ये बेशक यहाँ पे देखने वाली हर ख्वातीन के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल, कह सकते हैं मोटिवेशनल पल हो या इंस्पायरिंग पल होगा। आज आपने जो अपनी जिंदगी के तजुर्बे और अपनी विजन और अपनी कह सकते हैं सोच से जो हमें ये एहसास दिलाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। आपकी बातें सिर्फ एजुकेशन की अहमियत नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों के लिए रास्ते तैयार करे और समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाए। वुमेन्स आवर में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज जितने भी ऑडियंस आपको देख रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया। और आज आपने जो उन्हें सिखाया है उसके जरिए जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक इंसान जरूर बदलेगा। और इसी सोच के साथ आज इस प्रोग्राम का एंड करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए विमेंस आवर के नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहे मुंसिफ टीवी।